दोस्तों, क्या ईरान में एक साइलेंट कू हो गया है? प्रेसिडेंट को साइडलाइन कर दिया गया है और इसके साथ क्या ईरान को कोई पीछे से चला रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये बात आज हमारे मीडिया में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। क्या इंडियन एक्सप्रेस, क्या इंडिया टुडे, क्या टाइम्स ऑफ इंडिया, क्या प्रिंट मीडिया, क्या डिजिटल मीडिया, क्या टीवी मीडिया, सब कोई इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आज आईआरजीसी के पास डी फैक्टो कंट्रोल है, प्रेसिडेंट साइडलाइन कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार इस मीडिया में जो आ रहा है इसका सोर्स क्या है? दोस्तों, मैंने ढूंढा। सोर्स अगर आप देखें तो वो ईरान इंटरनेशनल है, जिसके बेसिस पे ये न्यूज बनाया जा रहा है कि आईआरजीसी ने डी फैक्टो कंट्रोल कर लिया है ईरान की सरकार का और एक पावर स्ट्रगल है जो अब सरकार के प्रेसिडेंट के साथ और आईआरजीसी के बीच में होता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो न्यूज है ईरान इंटरनेशनल में आया है। अगर आप ईरान इंटरनेशनल देखें तो ये जो ईरानियंस इन एग्जाइल हैं, पश्चिम के द्वारा बैक्ड हैं, वो इसको अखबार को चलाते हैं और वहां का ये रिपोर्ट है। अब दोस्तों, यहां पे सोचने वाली बात यह है कि अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट देखें तो ये बात क्लियरली दिख रही है कि प्रेसिडेंट के पास तो पावर ईरान में नहीं है। लेकिन क्या ये कू है या ईरान का मॉडल ही ऐसा है? दोस्तों, कहीं ना कहीं ये गुमराह करने वाली बात हो गई, क्योंकि जब प्रेसिडेंट को हटा दिया गया है तो कुछ ऐसे ही लगता है कि जैसे अमेरिकन कंटेक्स्ट में प्रेसिडेंट ट्रंप है ऑल पावरफुल। क्या ईरान में भी वैसा ही था या प्रेसिडेंट के पास पहले भी शक्ति नहीं थी और अब जो सुप्रीम लीडर के शक्ति को प्रेसिडेंट लेना चाह रहे हैं वो लेने से रोका जा रहा है? तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेहद आवश्यक है उसको हम डिटेल में जाएं, क्योंकि आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले आज सुबह सुबह उनका सुबह था, उठने के साथ उन्होंने ये ट्रुथ सोशल पे पोस्ट कर दिया कि ईरान के नए रिजीम के जो प्रेसिडेंट हैं मच लेस रेडिकलाइज्ड हैं। अब सवाल यहाँ पे है, कौन से नए प्रेसिडेंट ईरान में आ गए? प्रेसिडेंट तो पहले भी यही थे, अब भी वही है। जहां तक बात है नए सुप्रीम लीडर आए हैं तो उनकी बात तो हो नहीं रही है। तो ईरान के नए रिजीम प्रेसिडेंट मच लेस रेडिकलाइज्ड, फार मोर इंटेलिजेंट हैं और उन्होंने यूएस को कहा है सीज फायर कर दो और हम कंसिडर ये तब करेंगे जब हॉर्मूज ओपन हो जाएगा, ऐसा ट्रंप ने कहा। जब तक वो नहीं होता तब तक वी विल एंश्योर ईरान बैक टू स्टोन एजेस चला जाए, तब तक उसको बॉम्ब करते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कुछ इस तरह के तरीके से अगर आप देखें तो सड़कों पे लोगों की हौसला अफजाई करते हुए भी दिख रहे हैं, जिसमें जो प्रो रिजीम प्रो गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ सड़कों पर भी ये दिखे हैं। पब्लिकली आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से ये देखे गए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे इन द ट्रू सेंस ऐसा क्यों नहीं है कि प्रेसिडेंट को हथकड़ी लगा दी गई है, बिल्कुल नहीं। जो पावर है वॉर टाइम में एज पर ईरानियन रूल सिविलियन गवर्नमेंट के कर्टेल कर दिए गए हैं। क्या एग्जैक्टली हुआ है और क्या यहां पे हमें समझना चाहिए, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि आखिरकार यूएस इजराइल के इस प्रकार के लीडरशिप स्ट्राइक से आखिरकार अमेरिका को क्या मिला है। आज की जो आईआरजीसी की लीडरशिप है वो कौन है और वो कहां से इंस्पायर्ड है, क्यों वो इतनी हार्ड लाइन है? आइए जरा आज के वीडियो में उसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा आपके लिए 2 साल का करंट अफेयर्स पीटी 730 हम लेकर के आए हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी, स्पीशीज इन न्यूज, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ एक साथ, स्पोर्ट्स से लेके इकोनॉमी से लेके इकोनॉमिक टर्म से लेके आर्टिकल्स में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हुआ है, सब कुछ कवर किया जा रहा है, जियोपॉलिटिकल मैपिंग तक। दोस्तों, यहाँ पे क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लें। पहले स्कैन नहीं हो रहा था तो कोई बात नहीं, अभी ट्राई कीजिए। ये हमने क्यूआर कोड बदला है, ये स्कैन हो जाएगा और आपको लिस्ट मिल जाएगा जहां से आप पीटी 730 डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेक श्योर इसको आप जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों हम अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज लाए हैं केवल 1999 रुपए में, जिसमें 30 टेस्ट आपको मिल रहा है, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद ओएमआर जो आपके घर पे भिजवाया जाता है क्वेश्चन पेपर के साथ, 11 जीएस का, 11 सीसैट का। तो मेक श्योर आप जुड़ जाए। रियल एग्जाम सिमुलेशन होता है, ये कीमत तब अनलॉक होती है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। पिन कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं आखिरकार मीडिया में क्या क्लेम किया जा रहा है। जो नैरेटिव हमें देखने मिल रहा है वो ईरान इंटरनेशनल के रिपोर्टिंग के हवाले से मिल रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं वो आईआरजीसी लीडरशिप के साथ डायरेक्टली उनका क्लैश हुआ है, झड़प हुई है, वॉर स्ट्रेटेजी, एस्केलेशन अगेंस्ट नेबर्स, इन सारे मुद्दों पर, और साथ ही साथ इकोनॉमिक फॉलआउट की वजह से उन्होंने चेतावनी दी लीडरशिप को कि देखिए अगर कंफ्लिक्ट ऐसे ही चलता रहा तो ईरान का विद इन वीक्स इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा। अब मत भूलिए मीडिया के हवाले से आ रहा है, वो भी ईरानियन मीडिया इन एग्जाइल। वो पहले भी वही कहती है जो पश्चिम उससे बुलवाना चाहता है और फिर उसी को बेसिस बना के दुनिया भर की मीडिया में न्यूज चलाया जाता है। तो यहाँ पे इस डिस्क्लेमर के साथ आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ईरान के जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो काफी हद तक अगर आप देखें तो आईआरजीसी से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है। अब देखिए, जहां तक बात है
इकोनॉमिक क्राइसिस की तो डेफिनेटली हो रही है, जिस प्रकार से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डैमेज किया जा रहा है, क्राइसिस काफी गंभीर है। लेकिन वॉर फाइट करने के लिए ईरान जुगाड़ कर ले रहा है, क्योंकि वो तेल कंटिन्यूअसली एक्सपोर्ट कर रहा है। और यहां पे उन्होंने कहा कि देखिए, अगर कन्फ्लिक्ट चलता रहा तो पब्लिक के लिए प्रॉब्लम होगा, और इसीलिए उन्होंने डिमांड किया कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि चुने हुए प्रेसिडेंट और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह, उन सबको पावर वापस दिया जाए। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो जो आईआरजीसी चीफ हैं अहमद वाहिदी, डॉक्टर अहमद वाहिदी, इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने साफ साफ प्रेसिडेंट को मना कर दिया। कहा कि देखिए, अभी वो समय नहीं आया है, अभी गार्ड आईआरजीसी के पास ही शक्ति रहेगी, वही वॉर टाइम में की पोजीशंस मैनेज करेगा। अब दोस्तों यहां पे जो झड़प की बात हो रही है आईआरजीसी और प्रेसिडेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, उसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। प्रेसिडेंट अपने व्यक्ति को इंटेलिजेंस मिनिस्टर अपॉइंट करना चाह रहे थे, लेकिन आईआरजीसी ने कहा अभी वो संभव नहीं है, अभी वॉर टाइम है, और आईआरजीसी के चुने हुए व्यक्ति को ही अगर आप देखें तो यहां पे उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ द सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बगैर जोलगाद्र को बनाया है। और इसके साथ अगर आप देखें तो ऐसा भी कहा जा रहा है एज पर द रिपोर्ट कि जो सुप्रीम लीडर है मुज्तबा खमेनी जूनियर, उनकी बात करते हुए कहा गया कि उनके चारों तरफ एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी कॉर्डन है आईआरजीसी का, उनके ऑफिसर्स तैनात रहते हैं और किसी को भी नहीं आने देते उनसे मिलने के लिए, और उनको कहीं ना कहीं आइसोलेट करके रखा गया है, पब्लिक नहीं देख पाती है, मिनिस्टर्स वगैरह प्रेसिडेंट वगैरह भी नहीं। अब दोस्तों ये कोर क्लेम है, आइए जरा इसमें उनका कहना है आईआरजीसी इज इन कंट्रोल, वही के वही प्रेसिडेंट के भी पावर ले लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आईआरजीसी के जो चीफ हैं वाहिदी की अगर हम बात करें तो इन्होंने इंसिस्ट किया है कि देखिए अभी वॉर टाइम कंडीशन है, तो इसलिए जितने भी क्रिटिकल एंड सेंसिटिव लीडरशिप पोजीशन है वो सभी के सभी आईआरजीसी के द्वारा मैनेज किए जाएंगे अंटिल फर्दर नोटिस। ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पहले आपको वो समझना होगा। अगर आईआरजीसी ऐसा कर रहा है तो क्या ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम को बदल रहा है, क्या पावर ग्रैब कर रहा है, या वो जो कर रहा है अपनी जगह सही है, या आप ही बताइएगा। आपको मैं खाली बताता हूं पावर स्ट्रक्चर ईरान में कैसा होता है। सबसे ऊपर बैठते हैं सुप्रीम लीडर, जो कि हेड ऑफ द स्टेट है, आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ है, आईआरजीसी के भी चीफ वही हैं, उसको कंट्रोल वही करते हैं। की ऑफिशियल्स जुडिशरी में, मिलिट्री में, मीडिया में वही अपॉइंट करते हैं। जितनी भी मेजर पॉलिसी होती है सुप्रीम लीडर ही ओवरसी करते हैं, वो जब चाहे तब प्रेसिडेंट को डिसमिस भी कर सकते हैं। अब उनके नीचे आता है आईआरजीसी, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर। इसका काम क्या है दोस्तों? ये पैरेलल मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर है जो कि सुप्रीम लीडर के लिए लॉयल है। इनको बनाया ही गया था पोस्ट रिवॉल्यूशन कि इंश्योर करना कि सुप्रीम लीडर के खिलाफ कहीं कोई कुछ और ना करे, तो इनकी पूरी की पूरी लॉयल्टी सुप्रीम लीडर के तरफ होती है। अब सुप्रीम लीडर अकेले तो सब कर नहीं सकते ना, तो उनके आईज एंड ईयर्स आईआरजीसी होती है। उसके नीचे आते हैं प्रेसिडेंट, जो कि चुने हुए होते हैं लोगों के द्वारा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, और फिर अगर आप देखें तो कुछ काउंसिल वगैरह को भी ये चेयर कर देते हैं। और इस तरीके से दोस्तों पूरी लीडरशिप है। अब दोस्तों यहां पे दिक्कत ये हो रही है कि जो टॉप पे सुप्रीम लीडर हैं वो इस वक्त मुज्तबा खमेनी है। अब क्या वो हॉस्पिटल में है, किस हालत में है, किसी को भी नहीं मालूम है, तो हेल्थ कंडीशन डेफिनेटली है, जिस वजह से यहां पे एक समस्या ये हो रही थी कि प्रेसिडेंट जब ये पावर वैक्यूम देखेंगे, सुप्रीम लीडर के पास पावर नहीं है, तो वो पावर वो क्लेम करना चाहेंगे, वो पावर वो लेना चाहेंगे। जैसे यहां पे देखिए, प्रेसिडेंट ने कहा कि उनके व्यक्ति को ही नया इंटेलिजेंस मिनिस्टर अपॉइंट करना है, लेकिन इंटेलिजेंस मिनिस्टर अपॉइंट कौन करता है? अगर आप देखें तो ईरान में जो वहां पे ट्रेडिशनल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, प्रेसिडेंट्स नॉमिनेट करते हैं इंटेलिजेंस मिनिस्टर, लेकिन फाइनल अप्रूवल सुप्रीम लीडर का होता है। अब सुप्रीम लीडर नहीं है तो वो फाइनल मोहर लगाने वाले तो वो नहीं है, तो इस वजह से प्रेसिडेंट कह रहे नहीं नहीं मेरा ही व्यक्ति बन जाएगा, लेकिन आईआरजीसी कह रही है सुप्रीम लीडर के आईज एंड ईयर्स हम हैं, तो ये जब सुप्रीम लीडर नहीं है तो इस बीच हम वो फैसला करेंगे। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो मुज्तबा खमेनी इस वक्त शॉर्ट्स कॉल नहीं कर रहे, क्योंकि शायद उनकी सेहत वैसी नहीं है। यहां पे अटकलें कई लोगों की ये भी है कि शायद वो जिंदा भी नहीं है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। तो यहां पे अगर आप रीजन देखें तो यहां पे बड़ा क्लियर है, आईआरजीसी को बनाया गया था इस्लामिक रिवॉल्यूशन को मेंटेन करने के लिए, यानी कि जो इस्लामिक थियोक्रेसी ईरान में बनाई गई है उसी प्रकार से रिजीम चलता रहे, और दूसरा सुप्रीम लीडर की अथॉरिटी हमेशा बनी रहे। तो यहां पे दोस्तों सुप्रीम लीडर क्योंकि गुड हेल्थ में नहीं है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि प्रेसिडेंट आएंगे, सुप्रीम लीडर का पावर ले लेंगे, और उसके बाद कल को हो सकता है जो इस्लामिक थियोक्रेटिक मॉडल है उसको वो हटा दे। अब दोस्तों यहां पे जानना होगा, यदि इस्लामिक थियोक्रेटिक मॉडल हट गया यानी सुप्रीम लीडर ही हट गए, तो आईआरजीसी की जरूरत खत्म हो गई। लेकिन आईआरजीसी क्योंकि इस पोजीशन पे बैठा है, इसलिए उनके लिए ईरान के सिस्टम में इससे पावर भी मिलता है और खूब सारा पैसा भी।
जितना भी ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है इलीगल चैनल से होता है, सैंक्शनड ऑयल था, तो उसमें आईआरजीसी का तगड़ा कट जाता है। तो इसलिए ये आईआरजीसी कभी नहीं चाहेगी कि इस पावर वैक्यूम में प्रेसिडेंट को पावरफुल होने देना है। तो यहां पे दोस्तों ये जो न्यूज चल रहा है कि प्रेसिडेंट को साइडलाइन कर दिया गया है, कू हो गया है सॉफ्ट, दोस्तों ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ओवर एग्जैजरेशन है। ये पब्लिक जिनको मालूम नहीं है ईरान कैसे चलता है, उनको बहलाने के लिए लिखा जा रहा है। सच्चाई तो ये है, ईरान के प्रेसिडेंट के पास पावर कब था, जब उनसे पावर छीन लिया जाएगा। तो यहां पे ये कुछ होता हुआ दिख रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। तो अब आते हैं जरा फाइनल, आखिरकार ईरान के साथ हुआ क्या आफ्टर दी वॉर। अब यहां पे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो मैं आपको बता देता हूं। पर्सनल ओपिनियन है कि देखिए, हो सकता है कि वॉर स्टार्ट होने के पहले, देखिए ऐसे ही तो यूएस इजराइल इतने बड़े वॉर में जिससे 20% ऑयल जाता है हॉर्मूज से, उसके साथ लड़ने तो नहीं जाएंगे। तो यहां पे पॉसिबिलिटी है कि वॉर स्टार्ट होने के पहले यही प्रिमाइस था कि जैसे ही ईरान के टॉप लीडरशिप को हटा देंगे, आईआरजीसी के ऊपर से साफ कर देंगे, उसके बाद सुप्रीम लीडर को हटा देंगे, वहां पे एक पावर वैक्यूम हो जाएगा। और इस बीच में जो इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंट की गवर्नमेंट है, उनको अगर आप देखें तो अभी भी एक बार भी नहीं छुआ गया है। प्रेसिडेंट भी, फॉरेन मिनिस्टर भी, स्पीकर भी, सब के सब एज इट इज हैं। अभी भी जो स्ट्राइक्स हो रहा है वो आईआरजीसी एफिलिएटेड एंटिटीज पर ही हो रहा है अधिकतम, और उनके ही लीडरशिप को चुन चुन के मारा जा रहा है। तो यहां एक संभावना बनती है कि सिविलियन गवर्नमेंट के वो इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि एक उम्मीद थी कि बाद में जैसे ही टॉप लीडरशिप आईआरजीसी की खत्म हो जाएगी, सुप्रीम लीडर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद इन सब से बातचीत करके इनको कह दिया जाएगा कि अब तुम सरकार, तुम्हारी सरकार जो सिविलियन के द्वारा, सिविलियन गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा चुनी हुई है, वो सरकार चलाएगी। थियोक्रेटिक मॉडल जो ईरान का है वो खत्म हो जाएगा। ट्रंप बोल देंगे हो गया रिजीम चेंज। हो भी सकता है यहां पे कि देवर ऑलरेडी इन लूप, उनसे ऑलरेडी बात भी हो रही होगी, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला में हुआ था। तो आफ्टर वेनेजुएला ये मॉडल यहां भी लगाया गया होगा। लेकिन जो यूएस इजराइल स्ट्राइक हुआ उसमें आईआरजीसी को डिसाइसिवली वो कमजोर नहीं कर पाए, और वो सिस्टम में इतना मजबूती से इंट्रेंच्ड है कि वो आज भी शॉट्स कॉल कर रहा है और सिविलियन गवर्नमेंट पावर में नहीं है। और ये बात आईआरजीसी भी जानती है, इसलिए सिविलियन गवर्नमेंट को पावर नहीं लेने दे रही है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो यूएस इजराइल ने बॉम्बिंग की लेकिन रिजीम चेंज नहीं कर पाए। अब यहां पे दोस्तों अगर आप यूएस इजराइल की बात करें तो उन्होंने पुराने लीडरशिप को तो साफ कर दिया, लेकिन क्या हुआ, आईआरजीसी के यंगर जनरेशन अब पावर में आ गए। यंगर तो क्या कहना, लेकिन हाँ पॉलिटिक्स में तो आप जानते ही हैं 50, 55, 60 साल तक तो युवा ही होते हैं। तो इस वक्त भी अगर आप देखें तो यंगर जनरेशन आईआरजीसी की पावर में आ गई है, और ये काफी यंग थे ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन। अगर आप देखें तो अब तक क्या था, जैसे आप देखें अली खमेनी काफी वृद्ध थे ऑलरेडी, अगर आप देखें तो 85, 86 ईयर्स ओल्ड, काफी वृद्ध थे। लेकिन अब जो लीडरशिप आ रही है, जो आईआरजीसी में भी अगर आप देखें तो रिलेटिवली काफी यंग लीडरशिप है, क्योंकि पुराने लीडर साफ हो चुके हैं। तो ये वो लीडरशिप है जो कि उस रिवॉल्यूशन के दौरान फुट सोल्जर थी। उस रिवॉल्यूशन को, ईरानियन रिवॉल्यूशन को इन्होंने ही यूनिवर्सिटीज में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट किया था और उसके लिए लड़ाई की थी, संघर्ष किया था, जो भी कह लीजिए। अब दोस्तों अगर आप देखें ना तो 78, 79 में रिवॉल्यूशन हुआ था। आप अगर देखें इस वक्त जो आईआरजीसी चीफ हैं डॉक्टर अहमद वाहिदी, अब देखिए इनको अहमद वाहिदी कहा जाता है, लेकिन मैं डॉक्टर अहमद वाहिदी कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने पीएचडी की है। हमारे पड़ोस में भी एक डॉक्टर ऐसे ही आ गए थे, खास बिना कुछ किए, नोबेल लॉरिएट, लेकिन सब डॉक्टर यूनुस बोलते थे, तो मैं भी इनको डॉक्टर बुला दे रहा हूं क्योंकि वो भी उन्हीं पश्चिम के द्वारा बैठाए गए थे। वैसे तो डॉक्टर अहमद वाहिदी, वैसे इन्होंने इंजीनियरिंग में बैचलर्स, मास्टर्स और फिर इन्होंने पीएचडी वगैरह की है। अगर आप देखें तो ये करंट आईआरजीसी चीफ हैं। ये आईआरजीसी ज्वाइन किए थे 21 वर्ष की उम्र में। ये उस वक्त किए जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ 79 में, तब से आईआरजीसी में है। यानी ये वो हैं जो शाह रूल को टॉपल करने में ग्राउंड में प्रोटेस्ट किए हैं। वो पीढ़ी है जो अब पावर में आ गई है। ये दोस्तों डीपली आइडियोलॉजिकली इंट्रेंच्ड है। ये वो पीढ़ी है जिसने शाह रिजीम को हटाया है, और उसके बाद ये लोग प्रोटेस्ट किए हैं, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ था। तो ये लोग काफी ज्यादा आइडियोलॉजिकली अलाइंड है। अब जो ईरान की युवा पीढ़ी है वो आप कह सकते हैं कि इस्लामिक रूल जो ईरान का है, इस्लामिक रिजीम है, उससे उनका मन उचट चुका है। लेकिन वो पोस्ट इंटरनेट वाली पीढ़ी है, वो बाद की पीढ़ी है। ये उसके एक पहले वाली पीढ़ी है जो आज पावर में आ गई है। ये वो लोग हैं जो कि आज अगर आप देखें तो कंट्रोल में भी है, लेकिन ये फार मोर हार्ड लाइनर है उस कॉज के लिए लड़ने के लिए जिससे खोमेनी आए थे। और इतना ही नहीं, ये ओपन टू बिल्डिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी हैं। इनकी ही अगर आप बात करें ना, डॉक्टर अहमद वाहिदी, तो इनको पर्सनली यूएस के सैंक्शन लिस्ट में डाल के रखा है। कारण है ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए
काफी ज्यादा प्रो न्यूक्लियर बॉम्ब रहे हैं। तो ये दोस्तों दे आर ऑल्सो प्रोन टू फ्लेक्सिंग मसल्स, मिलिट्री मसल्स वगैरह भी ये दिखाने को तैयार है। आप देख सकते हैं हॉर्मूज बंद कर दिया है, दुनिया की इकोनॉमी को काटने के लिए ऑयल से काट दिया गया है, इससे ज्यादा और क्या मसल फ्लेक्स किया जाएगा। वहीं प्रेसिडेंट कह रहे नहीं नहीं ऐसा मत करो, सऊदी को मत मारो, यूएई को मत मारो। ये वैसे नहीं है, ये काफी ज्यादा हार्ड लाइन है। तो अमेरिका ने इन शॉर्ट ईरान को और ज्यादा हार्ड लाइन बना दिया है इस वॉर के बाद। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रो न्यूक्लियर बॉम्ब काफी जल्दी अब ये ईरान बन भी सकता है, यदि इन लोगों ने जल्दी इस वक्त ईरान के रिजीम को टॉपल करने के लिए या और कुछ कमजोर करने के लिए अब तक नहीं किया तो।